चैप्टर नंबर 32 फर्टिलाइजेशन इन वुमेन। तो इसका कल हमने मैक्सिमम पार्ट है वो डिस्कस कर लिया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट स्टेप्स। एक बार मैं कंप्लीट इसको रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि आज इसी चैप्टर को कंप्लीट करना हमने को, ठीक है। तो देखिए इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। देन उसके बाद में एक नॉट स्टडी किया था एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस मीन्स होता है द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, द फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम, ओके, ऑफ मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम। मतलब मेल एंड फीमेल क्रोमोसोम का फ्यूजन जो होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीमिक्सिस कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में हमने टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन स्टडी किया था, कितने टाइप होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उसके क्या अडेप्टेशंस होने चाहिए, उसके एग्जांपल्स, उनकी डेफिनेशंस, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैंने आपको बोला है ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है और उसमें फर्स्ट था कौन सा, फर्स्ट स्टेप है इसका अप्रोच, अप्रोच ओवर टू स्पर्म, ओके। अप्रोच स्पर्म टू ओवा, ओके। मीन्स मैंने आपको बोला है, जैसे कल मैंने एक्सप्लेन किया था इसका कि फर्स्ट स्टेप होती है कि स्पर्म है वो ओवा तक अप्रोच करता है। कैसे अप्रोच करेगा उसका मैं आपको बताया था कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन sperm are released into vagina, then all sperm moves towards fallopian tube or ova through his tail, ठीक है ना। टेल के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा। अब उसमें क्या होगा, मैक्सिमम जो स्पर्म होते हैं वो ओवा तक पहुंचते क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ एक जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, ओवा तक पहुंच पाते हैं, अप्रोच कर पाते हैं। देन सेकेंड नंबर था एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवा, ठीक है ना। तो एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवा, इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे जैसे डायग्राम था ये, ओके। देन इसने क्या किया था कि ओवा की आउटर सरफेस पे फर्टिलाइजिंग होते हैं और स्पर्म के टिप पार्ट पे क्या होते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग होते हैं। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग क्या होते हैं, एक स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है कि सब एक पर्टिकुलर स्पीसीज का स्पर्म पर्टिकुलर स्पीसीज की ओवा को ही फर्टिलाइज कर सकता है। इसके लिए क्या होते हैं यहाँ पे फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग होते हैं। ये एक पर्टिकुलर कह सकते हैं स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। जब अटैच होगा तभी तो क्या करेगा, वो उसमें एंटर हो पाएगा। देन एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग अटैचमेंट में हेल्प कर दिया। उसके बाद में स्पर्म के टिप पार्ट पे एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम क्या करेगा कि एक्रोसोम जो होगा ना उसमें होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और उसमें एग्जाम्पल मैंने बताया था हाइड्रोलिडेज एंजाइम। वो क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को कंप्लीट ब्रेक करेगा, देन जोना पेनिसिडा में होल करता है। तो होल इस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से। तो ये कौन सी रिमेनिंग पार्ट होगा, जोना पेल्यूसिडा। कोरोना रेडिएटा को तो कंप्लीट ब्रेक कर दिया, जोना पेल्यूसिडा में क्या कर दिया, होल कर दिया। अब होल करने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे होल करने के बाद में आपने देखा कि इसके इनर साइड में यहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन होती है, ओके। और जहां से होल करेगा ना, तो ये तो क्या हो गया यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर बॉडी, ओके। वो पैलेसियन है इसमें और ये है सेकेंडरी कोसाइटल न्यूक्लियस, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गई विटेलाइन
फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग। देन नंबर पॉइंट, सेकंड पॉइंट होगा एक्रोसोम ब्रेक्स द मेम्ब्रेन ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड मेक अ होल इन जोनल पेरिसीटम। बना दिया, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा, ये एंट्री की प्रिपरेशन कर लेता है। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये एंटर होगा। लेकिन यहीं पर क्या होता है कि जो थर्ड स्टेप आती है वो कौन सा है, यहाँ पे थर्ड स्टेप है कॉर्टिकल रिएक्शन। इसको आप समझना। एक्चुअली एंट्री ऑफ स्पर्म में क्या होगा कि एक स्पर्म ओवा में एंटर करता है, बट उसी टाइम पे क्या होगा, मोर देन वन स्पर्म में क्या करते हैं, इस पे अटैक करते हैं, इस तरह से अटैक करते हैं। लेकिन केवल एक ही स्पर्म क्या करेगा, उसमें एंटर होगा, अदर स्पर्म क्या करेंगे, उसमें एंटर नहीं होते हैं। मींस पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पे कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद में कॉर्टिकल रिएक्शन। जैसे ही यहाँ पे होल बनेगा, इस स्पर्म ने यहाँ पे इसमें होल बनाया, अटैच हो गया, वैसे ही इसकी पेरिफेरल एरिया में ये वाला एरिया जो होता है, ये वाला जो एरिया इसका कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, वहाँ पे रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। और ये रिएक्शंस हो रही है कॉर्टेक्स रीजन में, इसलिए इसको बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शंस बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इस कॉर्टिकल रिएक्शन से क्या होता है कि अदर स्पर्म जो होते हैं वो उसमें एंटर नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या होते हैं तो ध्यान रख लेना। कॉर्टिकल रिएक्शन का बेसिक फंक्शन होता है वो मोर देन वन स्पर्म को ओवा में एंटर होने से रोकता है, केवल एक ही स्पर्म को एंटर करने देता है। जैसे एक एंटर हुआ मतलब होल का फॉर्मेशन किया उसने, उसमें कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अब इस कॉर्टिकल रिएक्शन में होता क्या क्या है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, कॉर्टिकल रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नंबर 1, fertilizing कौन इज फॉर्म। फर्स्ट तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन कौन इज फॉर्म मींस ये यहां से स्पर्म एंटर हो रहा था और ये विटेरियल मेम्ब्रेन थी यहाँ पे, तो जहां से ये टच करेगा ना वहां पे अंदर की तरफ यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्लस योग फिल होता है और ये काफी डेंस होता है। अब यहाँ से किसको एंटर करना है, इस न्यूक्लियस को एंड साइटोप्लाज्म को, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉन शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से, जिसमें से क्या होगा ये एंटर करेगा, योग में एंटर करेगा। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कॉन। तो फर्स्ट पॉइंट होता है फर्टिलाइजेशन कॉन इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग कॉर्टिकल रिएक्शन, और इसी कॉन के थ्रू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ एंटर्स इनटू ओवा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, विटेलाइन मेम्ब्रेन कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मींस आपने देखा ये ऑरेंज कलर की जो लेयर है ये वाली, दैट इज विटेलाइन मेम्ब्रेन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन, दिस मेम्ब्रेन मींस विटेलाइन मेम्ब्रेन कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। मींस ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। नंबर थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हो गया फर्टिलाइजेशन कॉन का फॉर्मेशन, सेकंड पॉइंट हो गया विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में कन्वर्ट होना। देन है मूवमेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा।
क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जैसे ही ये चेंजेज होंगे ओवा के साइटोप्लाज्म में, मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है। तो जब मेटाबॉलिक रिएक्शन की रेट फास्ट होगी तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, और ये मूवमेंट बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि ओवा उस टाइम पर क्या मोर एक्टिव होता है। एक्टिव होने से साइटोप्लाज्म मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। देन है यहाँ पे नंबर 4, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विल इंक्रीज। ओके, तो इसी टाइम पे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस की रेट भी डबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आगे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो में स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है ये एक्चुअली क्या करेगा, किससे बनेगा, प्रोटीन से। तो प्रोटीन सिंथेसिस की रेट भी क्या होती है, डबल हो जाती है। देन नंबर 5 पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसमें, इसकी परमेबिलिटी भी क्या होती है, अप हो जाती है। तो कितने पॉइंट हो गए, 5। और एक है नंबर 6, लास्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, माइटोसिस डिवीजन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होना मतलब कह सकते हैं उसकी प्रिपरेशन हो जाती है। क्योंकि जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनते ही क्या होगा, उसमें डिवीजन होना स्टार्ट होता है, क्योंकि उसको जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करनी है। तो इसी स्टेज में क्या होता है, माइटोसिस होने के लिए प्रिपरेशन हो जाती है। इसी में कि साहब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, उसमें माइटोसिस हो जाता है। तो देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन को मैं वापस से रिवाइज कर देता हूँ। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है, तो पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करती है। और इसमें क्या क्या होता है, तो देखिए क्या क्या होगा। फर्स्ट, फर्टिलाइजेशन कॉन इज फॉर्म्ड। सेकंड, विटिलाइन मेम्ब्रेन कन्वर्ट इनटू फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। थर्ड, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ ओवा विल स्टार्ट, ठीक है ना। देन नंबर 4, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस विल इंक्रीज एंड द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो इंक्रीज एंड माइटोसिस डिवीजन विल स्टार्ट। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रोसेस इसमें होता है, किसमें, ड्यूरिंग कॉर्टिकल रिएक्शन। लेकिन अब इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है 4th पॉइंट, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए 4th पॉइंट है यहाँ पे नंबर 4, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियाई मींस प्रोन्यूक्लियाई कौन कौन से, ओवा का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस, इनको बोला हमने प्रोन्यूक्लियाई क्योंकि ये फ्यूजन से पहले की स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है। बिफोर फ्यूजन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोन्यूक्लियाई। ओके, इनका क्या होगा, आपस में फ्यूजन होगा। कैसे होगा, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। दैट इज जोना पैलिसिडा and this अब इसको विटिलाइन मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ओके, देन ये ऑलरेडी पहले से है प्राइमरी पोलर बॉडी। ओके, देन यहां पर होगा न्यूक्लियस मींस स्पिंडल फाइबर्स। सेकेंडरी उस साइड का स्पिंडल फाइबर है। ओके,
क्लियर। एंड ये हो गया फर्टिलाइजेशन बॉन्ड। ओके, यहाँ पे स्पर्म एंटर कर रहा है, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड सेंट्रियोल। कौन सा? ये तो हो गया न्यूक्लियस, देन प्रॉक्सिमल, सेंट्रियोल, देन ये कंप्लीट फिल होता है किससे? योग, योग एंड साइटोप्लाज्म। योग एंड साइटोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्यूजन ऑफ प्रोर न्यूक्लियाई, ये फर्टिलाइजेशन का लास्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या होगा? टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब केवल फ्यूजन बाकी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि जैसे इसको एंटर होना होगा, इसको हेड ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो हेड एंटर करेगा, तो एंटर करते ही ओवा के अंदर 180 पर ये मूव कर जाता है। 180 डिग्री पर क्या करेगा? ये टर्न ले लेता है। मींस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अरेंज एक्टिव पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? मतलब जो एंटर करेगा ये, तो स्पर्म का जो हेड पार्ट होगा 180 पे कर्व कर देगा, ठीक है ना। और क्या होगा वहां पे कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बैक साइड में था न्यूक्लियस में, वो क्या हो जाएगा? फ्रंट साइड में आ जाता है। अब फ्रंट साइड में आने से क्या होगा कि सब उसमें जो पोजीशन उनकी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। क्या हो जाएगी? पोजीशन उनकी चेंज होती है। कैसे? प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस है वो अरेंज हो जाता है टिप पार्ट पर, यहाँ पर हो गया, यहाँ से गायब हो गया। न्यूक्लियस बैक साइड में एंड सेंट्रियोल फ्रंट साइड पे आ गया 180 पे मूव करके। अब क्या होगा इसमें? जैसे मूवमेंट हो गया, अब यहाँ पर सेंट्रियोल में होता है डिवीजन। इससे कितने सेंट्रियोल बनेंगे? 2। ओके, फर्स्ट सेंट्रियोल एंड सेकंड सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हो जाता है आफ्टर मूवमेंट एट 180 डिग्री एंगल, ठीक है ना। अब ये जो 2 सेंट्रियोल बने हैं, इसमें से फर्स्ट सेंट्रियोल जो होगा ना, वो भाग कर जाएगा इसके पास आएगा, सेकेंडरी यूसाइट के न्यूक्लियस के पास, और इसमें कर देता है मियोसिस सेकंड। हर्षवर्धन सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? जोर से चिल्लाऊं? आस्था सुनाई दे रहा है? ईयरफोन को साफ कर पहले। हर्षवर्धन, टेक्निकल एरर है। अच्छा, टेक्निकल एरर आ रहा है तुम्हारे में। मेरे में कोई टेक्निकल एरर का कोई इशू नहीं है। नो टेक्निकल एरर ऑन मोबाइल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है हर्षवर्धन, आज ईयरफोन को ढंग से वॉश करना, वो साफ हो जाएगा, सुबह तक बढ़िया सुनाई देगा उसमें। शिल्पा, कोई डाउट थोड़ी है, आवाज तुमको सुनाई दे रहा है शिल्पा को? हाँ, नो डाउट। ओके, आस्था को भी नो डाउट, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे देखना, जो 2 सेंट्रियोल बने हैं, इनमें से फर्स्ट जो सेंट्रियोल होगा वो भाग कर जाएगा किसके पास? सेकेंडरी ऊसाइट के न्यूक्लियस के पास, और इसमें कर देता है मियोसिस सेकंड। आपको ध्यान है, oogenesis में मैंने आपको बताया था कि मियोसिस फर्स्ट, तो oogenesis का जो लास्ट स्टेज था कौन सा? मैच्योरेशन फेज, उसमें आपने देखा था मियोसिस फर्स्ट हो गया था। फिर मैंने आपको बोला था कि जब इसको स्पर्म टच करेगा, अगर छुएगा तो ही,
चुनने का मतलब ये है कि जो दो सेंट्रियोल बने हैं इनमें से पहला सेंट्रियोल बनेगा, फर्स्ट सेंट्रियोल बन रहा है, वो भागकर किसके पास जाएगा, सेकेंडरी oocyte के पास जाके और उसको डिवाइड कर देता है। और डिवाइड करने से क्या होता है, यहाँ पे बन जाती है क्या, एक और पोलर बॉडी जिसको बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी पोलर बॉडी। ओके, प्राइमरी पोलर बॉडी थी नहीं, क्या बन गई, क्योंकि मियोसिस सेकंड हुआ है तो मियोसिस सेकंड होने से क्या होगा, वहां पे सेकेंडरी पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। देन अब इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, लेकिन अब ये एक्चुअली क्या बन गया, यहाँ पे ओवा का फॉर्मेशन हो अब हुआ, तो ठीक हो गया ना। तो फर्स्ट सेंट्रियोल का रोल था यहाँ पर मियोसिस सेकंड को प्रमोट करना, कंप्लीट। अब रिमेनिंग रह गया सेकंड सेंट्रियोल। अब ये क्या करेगा, अब ये इसका एक्चुअल में अंदर क्या है, कंप्लीट डेंस मामला है, एकदम गाढ़ा पड़ा पड़ा है, जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इस न्यूक्लियस को, स्पर्म के न्यूक्लियस को किसको फर्टिलाइज करना है, ओवा के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज करना है, लेकिन ये कंप्लीट डेंस एरिया है। तो क्या करेगा, ये सेंट्रियोल है ना, इस न्यूक्लियस को हाथ पकड़ेगा, क्योंकि क्यों जाएगा किसी के दूसरे घर में, स्पर्म का न्यूक्लियस स्पर्म के घर में रहना चाहेगा, वो ओवा के घर में क्यों जाएगा। तो क्या करेगा, ये सेंट्रियोल जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ेगा, किसका, न्यूक्लियस का, और इसको एक वे प्रोवाइड करवाएगा, इस जंगल में से एक वे प्रोवाइड करवाता है। तो आगे आगे चलेगा कौन, ये सेंट्रियोल, ये वाला जो रिमेनिंग सेंट्रियोल है, और पीछे पीछे कौन चलेगा, उसके न्यूक्लियस। और ये जो पाथवे बनाया ना, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पाथवे। क्या बोलेंगे इसको हम, फर्टिलाइजेशन पाथवे। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो रिमेनिंग सेंट्रियोल हुआ इसने योग में फर्टिलाइजेशन पाथवे का फॉर्मेशन किया, और उसी पाथवे को फॉलो करते हुए स्पर्म का न्यूक्लियस इसके पास पहुंच के और क्या कर देगा, फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियस। और जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस को फ्यूज किया, देन ओवा कन्वर्ट इनटू जाइगोट, ओवा कन्वर्ट इनटू जाइगोट, और जाइगोट बनते ही क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फ्यूजन ऑफ दो न्यूक्लियस में क्या हुआ कि सबसे पहले तो क्या होगा, जब स्पर्म का हेड पार्ट एंटर करता है ओवा में, तो एक तो 180 डिग्री पर कर्व कर देता है, तो पीछे वाला सेंट्रियोल आ गया फ्रंट में, आते ही सबसे पहले उसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। कितने सेंट्रियोल बनेंगे, 2 सेंट्रियोल। फर्स्ट सेंट्रियोल भाग कर जाएगा सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस को डिवाइड कर देता है, मींस मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर देता है, जिससे यहाँ क्या बन जाती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाती है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte था ना, ये कन्वर्ट होगा किसमें, ओवा में। अब रिमेनिंग जो सेंट्रियोल होगा वो क्या करेगा, इस डेंस साइटोप्लाज्म को कवर करते हुए पाथवे बनाता है, इस पाथवे को फॉलो कौन करेगा, स्पर्म का न्यूक्लियस इसके पास जाके और इसको फर्टिलाइज कर देता है, मींस ओवा कन्वर्ट्स इनटू जाइगोट। इस तरह से क्या होता है, तो ओवा जाइगोट में कन्वर्ट हो गया, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये था एक टॉपिक थे, इसमें से देखिए इसका डायग्राम तो है नहीं बुक में, तो ये मैंने बना रखा है, इसका आप क्या करो, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। एरिया में अब आप देखिए यहाँ पे, ओके, इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कौन सा, इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या इंपॉर्टेंस होता है, इंपॉर्टेंस आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, मैंने कल आपको नोट्स भेजे थे इसके, उसमें आपने देखे होंगे 3-4-5 मैंने इंपॉर्टेंस दे रखे। जैसे फर्स्ट है कि सब जनरेशन में ये जो न्यू प्रोजनी डेवलप होती है, उसमें क्रोमोसोम नंबर्स को मेंटेन करता है। कैसे, स्पर्म में भी कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23, और ओवा में भी कितने होते हैं, 23। तो एक्चुअल में जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस एम्ब्रियो में क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम। तो कहने का मतलब कि क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है इन प्रोजनी, जो न्यू प्रोजनी बनेगी उसमें क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। सेकंड पॉइंट हो गया इसका कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो मियोसिस सेकंड को प्रमोट करता है।
अगर स्पर्मी उसको टच नहीं करेगा, स्पर्मी सेंट्रल नहीं बनाएगा, तो उसमें मेयोसिस सेकंड डिवीजन भी कभी नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, एक न्यू प्रोजेनी, एक न्यू जनरेशन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे इसमें मैंने आपके नोट्स में दे के रखे हैं, आप देखना उसमें, है ना। और इस तरह से चैप्टर कंप्लीट लगभग कंप्लीट हो जाता है। और आपने देखा है कि इसमें जो एक्टिवनेस होती है ओवा की, वो भी सबसे ज़्यादा होती है, ये भी आप देख रहे हैं। इस तरह से ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज अपनी क्लास इतनी रखें, और कल जो मैं आपको बताऊंगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का